गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं संजीत और आप लोग देख रहे हैं संजीत WWTC। बच्चों, आज के क्लास में हम लोग क्लास 9 की पॉलिटी का फर्स्ट चैप्टर के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। और मैं पिछले पार्ट में आपको बहुत सारी बातों पर हम लोगों ने डिस्कशन किया था, जैसे कि लोकतंत्र क्या है, लोकतंत्र ही क्यों। तो पिछले वीडियो में बच्चों हम लोगों ने लोकतंत्र क्या है, लोकतंत्र की क्या क्या विशेषताएं होती है, इन सारी बातों पर हम लोगों ने बहुत कुछ बातें की थी। जैसे मैंने परिभाषा में बतलाने की कोशिश की थी कि लोकतंत्र जो होता है वो शासन का एक ऐसा स्वरूप है जिसमें शासक का चुनाव जो है वो जनता के द्वारा किया जाता है, यानी कि जनता ही अपने शासक वर्ग की चुनाव करते हैं। ऐसा कि हम लोगों ने परिभाषा में भी पढ़े थे। ठीक है, आज के क्लास में हम लोग कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स विश्व के अन्य देशों का देखेंगे और उससे समझने की कोशिश करेंगे कि क्या वाकई में उन सभी देशों में भी लोकतंत्र था या लोकतंत्र है। क्या लोकतंत्र वहाँ की शासन व्यवस्था लोकतंत्र की परिभाषा के अनुरूप है। क्या उन देशों को हम लोकतांत्रिक कहेंगे। तो आइए बच्चों, इसकी शुरुआत हम लोग अपने ही देश के पड़ोसी राष्ट्र से ही शुरू करते हैं, जो कल तक भारत का ही हिस्सा था। यानी कि बात हम करने जा रहे हैं पाकिस्तान की। आप बिल्कुल सही सोच पा रहे हैं कि बच्चों हम लोग बात करने जा रहे हैं किसका, पाकिस्तान की, है ना। तो पाकिस्तान की इस स्टोरी को, जैसा कि आपके एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है, उसको शुरू करने के पहले आपको थोड़ा सा मैं बैक लेके जाना चाहूंगा। वर्ष 1999 की तो बात जरूर कही गई है बुक में कि वहां पे सैन्य तख्ता पलट होती है, लेकिन सैन्य तख्ता पलट क्यों होती है इस चीज को भी आपको समझना होगा। तभी आपको समझ में आएगा कि किस हालात में आखिर यदि वहां पे सैन्य तख्ता पलट होता है तो आखिर इसकी वजह क्या रहती है, खुन्नस क्या रहता है। तो आइए मैं आपको एक स्क्रीन पे आपको एक इमेज दिख रही होगी। ये इमेज पाकिस्तान के आप राष्ट्रपति कहिए या पाकिस्तान के पूर्व सैन्य सेना का अध्यक्ष कहिए, जनरल परवेज मुशर्रफ का है। हालांकि इस इंसान का जन्म तो दिल्ली के दरियागंज में हुआ था, लेकिन दिल दरिया नहीं रह पाया इनका। और विभाजन के समय इनका परिवार जो है वो कराची में जाके शिफ्ट हो गया था, यानी कि पाकिस्तान में जाके शिफ्ट हो गया था। अब दिल्ली के दरियागंज में जन्म लेने से हर आदमी दरिया दिल वाला हो जाए, ऐसा तो हो नहीं न सकता है बच्चों। तो ये आदमी परवेज मुशर्रफ है, आप समझ चुके हैं। वर्ष 1999 में भारत के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे, और वो एक ऐसे शख्स थे जो कम से कम अपने पड़ोसियों के साथ रिश्तों को बड़ा ही मधुर रखना चाहते थे। और उनका नाम जैसा था अटल, वैसा ही उनका अटल विश्वास था और अटल प्रयास था कि कम से कम हम अपने पड़ोसी राष्ट्रों के साथ मित्रवत व्यवहार रखे, एकदम मित्रवत रिश्ता हमारा रहे। और उन्होंने भरसक प्रयास भी किया पाकिस्तान के साथ अपने रिश्तों को बेहतर बनाने की। लेकिन जो पाकिस्तान की आदत थी गद्दारी करने की, तो उससे वो बाज भला कैसे आ सकता था। वर्ष 1999 ईस्वी में पाकिस्तान ने एक बार फिर से हमारे जम्मू कश्मीर के कारगिल क्षेत्र में घुसपैठ की कोशिश करती है, और इसी वजह से एक बहुत ही भयानक युद्ध छिड़ता है, जिसके बारे में आपको शायद पहले से भी पता होगा, कारगिल का युद्ध, कारगिल वॉर। इस वॉर में पाकिस्तान की तरफ से जो सेना का जो अध्यक्ष थे वो जनरल परवेज मुशर्रफ ही थे, और उस समय पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री थे वो नवाज शरीफ थे। लेकिन कहने का मतलब ये है कि यदि आपके इरादे में बेईमानी जुड़ हो, आपका इरादा नेक ना हो, तो आप ईश्वर की पूजा करें
या इंसान अल्लाह की पूजा करे, आप कभी भी उसमें सफल नहीं हो सकते हैं। तो इस युद्ध में भी भारत ने पूर्व की भांति ही पाकिस्तान को पटकनी दी और करारी शिकस्त दी, और इसी हार को जनरल परवेज मुशर्रफ जो रहते हैं ना, वो पचा नहीं पाते हैं। इसीलिए मैंने कहा शुरुआत में ही कि जनरल परवेज मुशर्रफ का जन्म तो जरूर दरियागंज में हुआ था, लेकिन दिल दरिया नहीं था। और इसी वजह से उन्होंने पाकिस्तान की जो लोकतांत्रिक सरकार थी, जनता के द्वारा जो चुनी हुई सरकार थी, नवाज शरीफ की सरकार को इसने अपने सैन्य ताकत के बल पे उसे तख्ता पलट करके रख देती है, और वहां पे सैन्य शासन की शुरुआत उन्होंने कर दिया। आप लोगों ने बच्चों, आप लोगों ने कहावत सुना होगा, खिसियाए बिल्ली खंभा नोचे, है ना, कि जब बिल्ली को कुछ नहीं मिलता है तो वो खंभा को नोचने लगती है। तो इसने तो कश्मीर को छीनने का ख्वाब देखा था, लेकिन उल्टा मार खा के लौटना पड़ गया। तो इसने क्या किया भाई, कि अपने ही देश के प्रधानमंत्री को सत्ता से हटा के खुद सत्ता पे काबिज हो गए। तो इसी कहानी को हम आज आगे लेके बढ़ेंगे, और आप पिछले क्लास के वीडियो के आधार पे और आज के क्लास के आधार पे आपको ये तय करना है कि क्या वाकई में जो परवेज मुशर्रफ के शासनकाल जो प्रारंभ होता है, क्या हम उसको लोकतांत्रिक कह सकते हैं? क्या इस प्रकार की सरकार को हम लोकतांत्रिक कहना उचित होगा? ये आपको तय करना है। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि पाकिस्तान में जनरल परवेज मुशर्रफ ने अक्टूबर 1999 में सैनिक तख्ता पलट की अगुवाई की। मैंने ये सारी बातें कर चुका हूं, और उन्होंने लोकतांत्रिक ढंग से चुनी हुई सरकार को उखाड़ फेंका और खुद को देश का मुख्य कार्यकारी घोषित कर दिया, सबसे पहले चीफ एग्जीक्यूटिव, और बाद में उन्होंने खुद को राष्ट्रपति घोषित कर लिया। यानी कि जब कारगिल के युद्ध में परवेज मुशर्रफ पाकिस्तान की हार हो जाती है, तो वो वहां की लोकतांत्रिक सरकार जो नवाज शरीफ के नेतृत्व वाली सरकार रहती है, उसे हटा के वो सबसे पहले मुख्य कार्यकारी के रूप में कार्य करते हैं, और बाद में अपने आप को राष्ट्रपति घोषित कर लेते हैं। लेकिन विरोध तो होना स्वाभाविक था। पाकिस्तान में भी अनेक राजनीतिक दल थे, उनके द्वारा भी परवेज मुशर्रफ के इस कार्य का विरोध किया जाने लगा। तो उसने इस चीज को दबाने के लिए, इस विरोध को रोकने के लिए और अपनी सरकार को वैध साबित करने के लिए उसने वर्ष 2002 में एक जनमत संग्रह करवाया। अब हो सकता है कि जनमत संग्रह आपको समझ में ना आए। जनमत संग्रह का मतलब होता है कि पब्लिक ओपिनियन, कि यदि मैं आपके क्लास में हूं और मैं आप बच्चों से ओपन एक ओपिनियन लेता हूं कि बच्चे बताओ आपको क्या पसंद है, समोसा कौन कौन बच्चे खाएंगे, हाथ खड़ा कर दो, और रसगुल्ला कौन कौन बच्चे खाएंगे, वो हाथ खड़ा कर दो। तो इस प्रकार की जो एक प्रकार का मतदान ही मैंने करवाया, तो ये भी एक प्रकार का आप लोगों का मैंने ओपिनियन लेने का कोशिश किया। तो इसी प्रकार का एक जनमत संग्रह करवा के उसने यह साबित करने की कोशिश की कि मेरी जो सरकार है वो कैसी सरकार है, वैध सरकार है, यानी कि वैलिड है। और उसने अपने कार्यकाल को 5 साल के लिए क्या कर लिया, बढ़वा लिया। वही यहां पे नोट्स में है कि 2002 में धोखे से एक जनमत संग्रह करा के उन्होंने अपना कार्यकाल को 5 साल के लिए क्या कर लिया, बढ़वा लिया। अगस्त 2002 में ही उन्होंने एक और काम किया कि लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर के जरिए, वहां पे लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि रेड कलर में मैं यहां पे लिखा भी हूं, लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर के जरिए पाकिस्तान के संविधान को बदल डाला, जिसके अनुसार राष्ट्रपति राष्ट्रीय और प्रांतीय असेंबलियों को भंग कर सकता है। मैं भारत की यदि बात करूं तो भारत में भी केंद्र सरकार है, राज्य सरकार है,
और हर स्तर की सरकार को एक निश्चित अधिकार यहाँ पे प्रदत्त है। हमारे राष्ट्रपति महोदय जी को भी एक निश्चित सीमित अधिकार प्राप्त है। लेकिन पाकिस्तान में क्या होता है कि उसने जब दोबारा सत्ता में आती है जनमत संग्रह के पश्चात परवेज मुशर्रफ, तो उन्होंने क्या किया कि लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर जारी करके वहां के संविधान को ही चेंज कर दिया और उसके अकॉर्डिंग कि परवेज मुशर्रफ यानी वहां के राष्ट्रपति की बात करूं तो मैं उस समय के राष्ट्रपति कौन, यानी परवेज मुशर्रफ जो है वहां की किसी भी सरकार को क्या कर सकती है, भंग कर सकती है, या यानी कि सारी सत्ता को कहीं ना कहीं अपने हाथों में केंद्रीकृत करने की कोशिश की। ठीक उसी प्रकार से जैसा कि इराक में सद्दाम हुसैन का एक कभी शासन हुआ करता था। तो क्या कहना यह उचित होगा कि लोकतंत्र में क्या सत्ता वास्तविक शक्ति क्या किसी एक व्यक्ति के हाथों में केंद्रीकृत होती है क्या? यानी तो इसका तो साफ स्पष्ट इससे पता चल रहा है बच्चों की जो राज्य जो प्रांतीय सरकार जो है वो परवेज मुशर्रफ के अगेंस्ट जाएंगे, वहां की सरकार को वो ही अब भंग कर सकते हैं। तो ये तो उचित नहीं होगा। ये तो बिल्कुल कहीं ना कहीं मैं जितने भी पिछले वीडियो में लोकतंत्र की विशेषताओं के बारे में मैं चर्चा किया था उन सभी विशेषताओं का यह तो विपरीत कार्य हो गया। तो क्या ये कहना कि परवेज मुशर्रफ का जो शासन था पाकिस्तान में वो लोकतांत्रिक था, ये आप तय कीजिए। ये आपका इतना सोचने की शक्ति होनी चाहिए कि आप खुद डिसाइड कर सकते हैं। आइए अगले स्लाइड्स में। इस प्रकार पाकिस्तान में चुनाव भी हुए, चुने हुए प्रतिनिधियों को कुछ अधिकार भी मिले, लेकिन सर्वोच्च सत्ता सेना के अधिकारियों और जनरल मुशर्रफ के पास है, इसलिए इसे लोकतंत्र या लोकतांत्रिक शासन नहीं कहना चाहिए। यानी कि उसने जो नियम कानून में चेंजेस किया, लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर के जरिए जो उसने संविधान को बदल दिया, उसमें चुनाव तो हो रहे थे पाकिस्तान में, लेकिन वो सिर्फ क्या दिखावे के लिए चुनाव हो रहे थे। वो जो चुनाव था वो वास्तविक लोकतांत्रिक नहीं थी, क्योंकि केवल चुनाव होना ही लोकतंत्र की विशेषता नहीं है। चुनाव में के पश्चात भी जो सरकार बनती है उसके पास अधिकार होता है, जनता के पास अधिकार होता है। लेकिन परवेज मुशर्रफ का जो दौर था उसमें किसी भी प्रकार का ऐसा कोई व्यवस्था नहीं थी बच्चों। उसमें सारी शक्तियां जो थी आप साफ शब्दों में देख सकते हो कि वहां जो अधिकार मिला, लेकिन सर्वोच्च सत्ता सेना के अधिकारियों और जनरल परवेज मुशर्रफ के पास था। मतलब मिलिट्री शासन व्यवस्था। आप ऊपर से तो देखने से लग रहा है कि नहीं, बिल्कुल लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था कायम है, लेकिन वास्तविक सत्ता जो थी, वास्तविक अधिकार जो थे वो किसके हाथों में थी? तो सेना के बड़े बड़े अफसरों के हाथों में थी और जनरल परवेज मुशर्रफ के हाथों में थी। तो क्या ऐसे शासन को हम लोग लोकतांत्रिक शासन कहना सही होगा? बिल्कुल नहीं। समझ गया ना? आइए बच्चों, आज हम लोग पाकिस्तान के बाद अपना दूसरा पड़ोसी देश चाइना के बारे में बात करने जा रहे हैं। समझ गए? चीन के बारे में अब हम लोग देखेंगे और यह समझने की कोशिश करेंगे कि क्या वाकई में चीन में भी सही लोकतंत्र है। तो आपको यहां की भी वस्तु स्थिति को समझना होगा। चाइना में जो सबसे बड़ी राजनीतिक दल है वो है चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी, यानी कि चीनी कम्युनिस्ट पार्टी का वहां पे शासन है। और वहां की सबसे बड़ी विशेषता है कि चुनावी प्रक्रिया में सिर्फ और सिर्फ इसी दल के ही नेता जो है वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं, जबकि लोकतंत्र में तो देश के किसी भी नागरिक को यह अधिकार है कि वह लोकतांत्रिक प्रक्रिया में भाग ले सकता है, चुनावी प्रक्रिया में भाग ले सकता है।
यदि वो उस एक सीमित जो उसकी क्राइटेरिया है उसको वह फुलफिल करता है, तो वह देश का कोई भी नागरिक, चाहे वो किसी राजनीतिक दल से संबंध उसका हो या ना हो, ये कोई मायने नहीं रखता है, वह निर्दलीय भी चुनाव लड़ सकता है। लेकिन चाइना में यदि आपको चुनाव लड़ना है तो आपको, जैसा कि आप चुनाव चिन्ह यहां पे देख रहे हैं, जहां पे मेरा कर्सर जा रहा है, आपको इस पार्टी का चोला और दामन थामना ही पड़ेगा। आपको इस पार्टी के छत्र छाया में आना होगा, इस पार्टी से अनुमति लेकर ही आप चुनाव लड़ सकते हो। तो क्या आपके मन में भी बच्चों एक सवाल आ रहा होगा कि क्या सर वहां पे और भी कोई दूसरी पार्टियां नहीं है? सर पार्टियां हैं, लेकिन वो चुनाव नहीं लड़ सकती है। तो फिर क्या फायदा? सपोज दैट आपके पास भोजन है, खाना है, लेकिन आप खा नहीं सकते हैं। आपको खाना आपके पड़ोसी से ही मांग कर खाना है, तो फिर आपके घर पे चाहे वो लाख बेहतरीन डिशेस क्यों ना रखा हो बनाकर किचन में, वो खाना आपके लिए कोई मायने नहीं रख सकता है। आइए अब आपके बुक के अनुसार मैं कुछ बातें बतलाता हूं। लोकतंत्र में अंतिम निर्णय लेने की शक्ति लोगों द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के पास ही होनी चाहिए। बिल्कुल सही है। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावी मुकाबला। चीन की संसद के लिए प्रति 5 वर्ष बाद नियमित रूप से चुनाव होते हैं। देखिए ऊपर से तो बिल्कुल लग रहा है कि जैसे इंडिया में प्रत्येक 5 वर्ष में लोकसभा का चुनाव हो रहा है, विधानसभा का चुनाव हो रहा है, या फिर नगर निगम के चुनाव हो रहे हैं, या ग्राम पंचायत के चुनाव हो रहे हैं। ठीक उसी प्रकार से वहां पर भी प्रत्येक 5 वर्ष में चुनाव अवश्य होता है, और चुनी हुई सरकार को क्या कहते हैं? राष्ट्रीय जन संसद कहते हैं। लेकिन आगे, चुनाव लड़ने से पहले सभी उम्मीदवारों को चीनी कम्युनिस्ट पार्टी से मंजूरी लेनी पड़ती है। मतलब वहां पर आपको चुनाव लड़ना है तो चीनी कम्युनिस्ट पार्टी से परमिशन लेना पड़ेगा, अनुमति लेना पड़ेगा। तो यानी वहां पे प्रतिस्पर्धा की भावना कहां हुई? लोकतंत्र में तो ओपन कंपटीशन होता है, और जब तक दो या दो से अधिक राजनीतिक दलों के बीच में कंपटीशन नहीं होगा, तब तक हमें सही चयन का अवसर कहां से मिलेगा? यानी कोई भी उम्मीदवार हो वही जीतेगा, चाहे वो कोई भी हो, ए बी सी डी कोई भी हो, डजेंट मैटर। वो तो पार्टी हमेशा तो एक ही पार्टी की सरकार बनेगी वहां पे। आज हमारे पास भारतवर्ष में हम लोग देख रहे हैं कि गत लोकसभा चुनावों में कांग्रेस पार्टी की सरकार बन रही थी, लेकिन हमें लगा कि नहीं, कांग्रेस पार्टी की सरकार अच्छा कार्य नहीं कर रही है, तो वर्ष 2014 में हम लोगों ने कांग्रेस पार्टी को नकार दिया और भारतीय जनता पार्टी को हम लोगों ने अपना समर्थन दिया। वर्ष 2019 में हमें लगा कि नहीं, कि ये बेहतरीन कार्य कर रही है, एक अवसर और देना चाहिए, तो एक बार फिर से हम लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को अवसर दिया। लेकिन यदि ऐसा लगातार होने लग जाए तो किसी भी पार्टी में क्या हो जाएगी बच्चों, कि उसमें अहंकार की भावना आ जाएगी, फिर वह जन कल्याण की भावना से कार्य नहीं कर पाएगी, और वो उसमें ये सत्ता को खोने का भय जो है वो चला जाएगा। और जब सत्ता में भय, सत्ता को खोने का भय यदि उनके अंदर से चला जाएगा, तो वो जनता की भलाई का बेहतरीन कार्य नहीं कर सकते हैं। आप खुद सोचो ना कि आप एक रेस में भाग ले रहे हैं और उसमें सिंगल प्रतिभागी आप ही हैं, तो हमेशा उसका विनर जो है वो कौन होगा? आप ही ना होंगे। चाहे आप बहुत तेज दौड़े तो भी आप विनर बनेंगे, या आप उसे वॉक करके उस दूरी को तय करें, लेकिन विनर तो आप ही होंगे। तो ठीक उसी प्रकार से चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी का ही वहां पर हर बार उम्मीदवार होगा, तो सरकार तो उसी की बनेगी, चाहे वो जनता के लिए अच्छा कार्य करे तो भी वही जीतेगी, और जनता के लिए वो कार्य अच्छा नहीं करेगी तो भी वो उसी पार्टी की सरकार बनेगी। तो क्या यहां पे चयन का अधिकार मिला? क्या नहीं मिला।
वही यहाँ पे लिख रहा है, सरकार हमेशा कम्युनिस्ट पार्टी की ही बनती है। आइए बच्चों, अब हम लोग बात करने जा रहे हैं मैक्सिको की। बहुत हो गया पड़ोसी देश, कहोगे सर केवल अपने पड़ोसी देशों की बात कर रहे हैं आप तो। आइए अब हम लोग लेके चलते हैं आपको अमेरिका के पास, और वहां एक छोटा सा देश है मैक्सिको। मैक्सिको की कहानी भी थोड़ा विचित्र है। मैक्सिको में हर 6 वर्ष बाद राष्ट्रपति चुनने के लिए चुनाव कराए जाते हैं। जैसे भारत में प्रत्येक 5 वर्ष में चुनाव होता है, ठीक उसी प्रकार से वहां हर 6 वर्ष में राष्ट्रपति के लिए इलेक्शन होता है। लेकिन सन 2000 के बाद से हर चुनाव में एक ही पार्टी की जीत हो रही है, और वो पार्टी क्या है? पीआरआई। देखिए लिख रहा ना, लेकिन सन 2000 तक, सॉरी, हर चुनाव में पीआरआई नाम की एक पार्टी को ही जीत मिलती थी। मतलब वर्ष 2000 तक वहां पर मैक्सिको में राष्ट्रपति पद पे जो विजय प्राप्त हो रही थी, वो सिर्फ और सिर्फ किसकी हो रही थी? पीआरआई की। विपक्षी दल चुनाव में हिस्सा लेते थे। आपके मन में सवाल आ सकता है कि क्या वहां पे कोई ऑपोजिशन नहीं थी क्या? नहीं, ऑपोजिशन थी, पर कभी भी उन्हें जीत हासिल नहीं होती थी। चुनाव में तरह तरह के हथकंडे अपनाकर हर हाल में जीत हासिल करने के लिए पीआरआई जो थी वो कुख्यात थी। मतलब कि ये जो पीआरआई पार्टी थी, सत्ता में आने के लिए, अपनी जीत को सुनिश्चित करने के लिए, वो लीगल और इलीगल दोनों तरह के हथकंडों को अपनाती थी। मतलब किसी भी हाल में अपने सीट को क्लियर करती थी, चाहे वो इसके लिए वो सही कार्य करना पड़े, गलत कार्य करना पड़े। लेकिन ये सारी बातें जो है वो कुछ भी मायने नहीं रखती थी। ये बात सच है कि आज के भी परिवेश में यदि आप लोग राजनीति में देखोगे, तो हर राजनीतिक दल जो है वो अपना हर एक सीट जीतने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपनाती है। कुछ लीगल वर्क भी होते हैं, कुछ इलीगल वर्क भी राजनीतिक दलों के द्वारा किए जाते हैं। लेकिन यहां की जो पार्टी थी पीआरआई, हर वर्ष राष्ट्रपति का पद जीतने के लिए वो भी ठीक इसी प्रकार से तरह तरह के हथकंडे अपनाती थी। तो हम दोनों ही मामलों में लोकतंत्र नहीं कह सकते हैं। लोकतंत्र निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनावों पर आधारित होना चाहिए, क्योंकि लोकतंत्र में तो हर राजनीतिक दल को या हर उम्मीदवार को एक निष्पक्ष अवसर मिलना चाहिए और स्वतंत्र अवसर मिलना चाहिए चुनाव में भाग लेने का, और उसे एक समान अवसर मिलना चाहिए कि वो भी उसमें भाग ले सके। जीत और हार ये दो अलग चीजें हैं। आप जीत सकते हो, हार सकते हो, ये कोई मायने नहीं रखता है। लेकिन अगला राजनीतिक दल के द्वारा यदि किसी भी प्रकार का छल कपट कर लिया जाए तो ये तो गलत है ना। ये कहीं ना कहीं तो लोकतंत्र की गला घोटने वाली बात हो गई बच्चों। वही लिख रहा है कि लोकतंत्र निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनावों पर आधारित होना चाहिए, ताकि सत्ता में बैठे लोगों के लिए जीत और हार का समान अवसर प्राप्त हो सके। यानी कि जितने भी राजनीतिक दल हैं या जो भी आप निर्दलीय प्रतिनिधि हैं, उन सभी को भी एक समान अवसर चुनाव में भाग लेने का मिलना चाहिए। जीत और हार जो है वो अलग चीज है। मैं बार बार कह रहा हूं कि जीत और हार जो है वो अलग चीज है। यदि आप अच्छे उम्मीदवार होंगे तो जनता आपको बिल्कुल स्वीकार करेगी, और यदि आप एक अच्छे उम्मीदवार नहीं होंगे तो जनता बिल्कुल आपको नकार देगी। लेकिन इसके लिए आवश्यक है कि आपको निष्पक्ष और स्वतंत्र अवसर मिलना चाहिए। तो बच्चों, आज की क्लास में हम लोग पाकिस्तान का उदाहरण देखें, चीन का उदाहरण देखें और मैक्सिको का उदाहरण देखें। यदि इन तीनों देशों की कहानियों को हम लोग गौर करते हैं तो हम लोग पाएंगे कि इन तीन देशों में किसी भी परिस्थिति में ऐसी शासन व्यवस्था नहीं रहती है, ऐसी वहां पे सिस्टम नहीं रहता है कि हम वहां की सरकार को किसी भी हाल में लोकतांत्रिक सरकार कह सकते हैं।
तो आज का वीडियो बच्चों मैं यहीं पर स्टॉप करता हूं। और यदि आपको क्लास हमारा समझ में आ रहा है, आपको मेरे पढ़ाने की शैली पसंद आ रही है, तो मैं आपसे सिर्फ एक ही चीज का उम्मीद लगा के यहाँ पे बैठा हूं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक इसे शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में जैसा आपको उचित लगता है क्लास के बारे में अवश्य अपना सुझाव दें। मैं आगे के पार्ट में इस चैप्टर का तीसरा पार्ट लेकर आऊंगा और वो इस चैप्टर का आखिरी पार्ट होगा। तब तक के लिए गुड बाय।